सन 1782 देवघर की वो काली अमावस्या की रात। आसमान से पानी नहीं, मानो सीधे मौत बरस रही थी। बिजली की कड़क से जंगल के पेड़ भी कांप रहे थे। 4 हट्टे कट्टे सिपाही डर से बुरी तरह कांपते हुए अपने कंधों पर एक भारी काले लोहे का ताबूत उठाए हुए थे। उस ताबूत को आम तालों से नहीं, बल्कि 49 पंडितों द्वारा पढ़े गए लाल धागों और भारी लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। सिपाही 1: मुझे आगे नहीं आना चाहिए था काका। इसके अंदर जो भी है वो लगातार इस लोहे को अंदर से अपने नाखूनों से खरोंच रहा है। पूरा ताबूत अंदर से जल रहा है। मेरे कंधे सुन्न पड़ गए हैं डर से। सिपाही 2: चुप कर, एक लफ्ज और मत बोलना। अगर हमारी आवाज सुनकर या हमारे डर को सूंघकर इस रक्त पिशाच की आंख खुल गई तो हमारा तो क्या, आने वाली 7 पुश्तों का नाम और निशान मिट जाएगा। इसे जल्दी उस पुरानी खंडहर हवेली के तहखाने में दफन करना होगा, इससे पहले कि ग्रहण पूरा हो जाए और इसे अंधेरे की पूरी ताकत मिल जाए। उन चारों ने मिलकर उस भारी ताबूत को एक सुनसान खंडहर बन चुकी हवेली के सबसे गहरे तहखाने में गिरा दिया। ऊपर से भारी पत्थर रख दिए गए और उस दिन के बाद देवघर का वो रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया। पिछली 3 सदियों में उस रास्ते पर घास उगाई और वक्त के साथ वो श्रापित हवेली सिर्फ एक भयानक अफसाना बनकर रह गई। लेकिन श्राप कभी खुद नहीं मरते। वो सिर्फ इंतजार करते हैं किसी गलती का, किसी भूखे शिकार का। आज से ठीक 1 हफ्ता पहले अयान और उसका दोस्त विहान, जो पुरानी ऐतिहासिक जगहों और दबे हुए रहस्यों पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, उन्हें देवगढ़ हवेली के इस किस्से का पता चला। उन्हें नहीं पता था कि पुरानी किताबों में लिखी हर कथा सिर्फ कथा नहीं होती, कुछ सच्चाइयां लिखी जाती हैं। देवगढ़ तक पहुंचने का रास्ता बेहद अजीब और थका देने वाला था। वहां तक आने के लिए कोई सड़क नहीं थी। एक छोटे से आखिरी रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उन्हें गांव के बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी मिली। वहां बैठे एक पुराने घोड़ा गाड़ी वाले ने उन्हें देवगढ़ सरहद तक छोड़ने के लिए बड़ी मुश्किल से हाँ की। सफर शुरू हुआ। घोड़े के टापों की आवाज के अलावा उस खुले मैदान में कुछ नहीं था। जैसे जैसे वो देवगढ़ की सीमा के करीब पहुंचे, आसमान का रंग बदलने लगा। अजीब सा घना कोहरा जमीन को चूमने लगा था। अचानक घोड़ा जोर से हिनहिनाया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो बुरी तरह डरकर पीछे हटने लगा। बाबूजी, मेरी गाड़ी इससे आगे 1 इंच नहीं जाएगी। आगे का रास्ता सिर्फ पगडंडी है और घना जंगल है। मेरा जानवर उस मौत की तरफ कदम नहीं रखेगा। आप लोग वापस लौट जाइए, मेरी मानिए। सूरज ढलने वाला है और देवगढ़ का अंधेरा रूह को जीते जी खा जाता है। वहां कोई इंसान नहीं, एक भूख सोती है, सदियों पुरानी भूख। काका, आप बेवजह फिक्र मत करो। हम शहर वाले लोग हैं, कैमरा और फैक्ट्स पर विश्वास रखते हैं। इन भूतहा बातों से नहीं डरते। ये लीजिए आपके सफर के पैसे। गाड़ी वाले ने अजीब तरस खाती हुई नजरों से उन दोनों को देखा और बिना पैसे लिए ही अपना घोड़ा मोड़कर वहां से तेजी से निकल गया। अयान और विहान ने अपने भारी बैग उठाए और उस घने खौफनाक जंगल की तरफ पगडंडी पर पैदल ही चल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे जाते जा रहे थे, ठंड अचानक हद से ज्यादा बढ़ती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी चुभन थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस जंगल में किसी भी पक्षी या जानवर की कोई आवाज नहीं थी। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा था। हवा में किसी पुरानी सड़ी हुई चीज की महक थी। पेड़ों के आकार अजीब थे। उनकी डालियां ऐसी लग रही थीं जैसे सदियों पहले तड़पते हुए इंसानों के हाथ आसमान की तरफ उठे हों। विहान को अचानक महसूस हुआ कि उसकी गर्दन पर किसी ने बर्फ जैसी ठंडी सांस छोड़ी है। वो झटके से पलटा, पर वहां सिर्फ घना कोहरा था।
लगभग 2 घंटे पैदल चलने के बाद उस अंधेरे कोहरे के बीच से उन्हें वो आकृति दिखी। देवघर हवेली, एक विशालकाय काले पत्थरों से बनी भयानक इमारत, जिसकी छत कई जगह से टूट चुकी थी, दीवारें काली पड़ चुकी थी। वहां आसपास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नए जमाने की हो। सब कुछ सदियों पुराना था और वहां की खामोशी इतनी गहरी, इतनी भारी थी कि अयान और विहान को अपने ही दिल की धड़कन कानों में जोर जोर से सुनाई दे रही थी। भाई, ये जगह तो बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे यहां वक्त आकर सच में रुक गया हो। कितनी भारी नेगेटिव एनर्जी है यहां। मेरा तो दिमाग भारी हो रहा है। दोनों ने दबे पांव संभल कर उस पुरानी हवेली के आंगन में कदम रखा। पूरा आंगन सूखे काले पत्तों और बड़े बड़े मकड़ी के जालों से भरा था। पत्थरों के खंभों पर अजीब सी पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, जिस पर किसी ने लाल रंग से क्रॉस लगाया हुआ था। तभी उनके ठीक पीछे हवेली का मुख्य भारी लकड़ी का दरवाजा बिना किसी हवा के बेहद जोर से अपने आप बंद हो गया। अयान चौंक कर पीछे पलटा। उसने अपनी फ्लैशलाइट जलाई, दरवाजे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। अयान, मुझे लगता है घोड़ा गाड़ी वाला सही कह रहा था। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। हमें यहां रात नहीं रुकनी चाहिए, हम फंस जाएंगे। हम 2 दिन का पैदल और थका देने वाला सफर तय करके यहां तक खाली हाथ वापस जाने के लिए नहीं आए हैं विहान। देख उस तरफ, अपनी लाइट उस जमीन पर मार। वहां पत्थरों पर कुछ निशान है। अयान की फ्लैशलाइट जमीन पर एक अजीब निशान दिखा रही थी। गहरी खरोंचे, जैसे किसी बेहद भारी लोहे की चीज को सदियों पहले घसीटा गया हो। वो खरोंचे हवेली के आंगन से होती हुई बिल्कुल आखिरी कोने की तरफ जा रही थी, जहां एक टूटा हुआ पत्थर का चबूतरा था और उसके नीचे घुप अंधेरे में जाने के लिए पत्थर की टूटी हुई सीढ़ियां बनी थी। वो सीढ़ियां तहखाने की तरफ जा रही थी। जैसे जैसे वो सीढ़ियां उतर रहे थे, हवा में अपनी सड़ी हुई महक और ज्यादा तेज हो चुकी थी। विहान को उल्टी जैसा महसूस होने लगा। लगभग 20 लंबी सीढ़ियां उतरने के बाद वो एक बेहद बड़े गुंबद वाले पत्थर के कमरे में पहुंचे, जिसका तापमान बाहर से काफी ठंडा था। और वहीं उस गोल तहखाने के बिल्कुल बीचों बीच वो रखा था, एक भयानक काले लोहे का विशालकाय ताबूत। उसकी लंबाई आम ताबूत से लगभग 2 गुनी थी और ऐसी मोटी जंजीरें पूरे ताबूत पर लिपटी थीं, जिन पर बरसों का जंग लग चुका था। पर सबसे अजीब और डरावनी बात यह थी कि जंग लगने के बावजूद वो जंजीरें टूटने के बजाय किसी अंदरूनी सुपरनैचुरल ताकत से कस कर बंधी हुई थी। अयान, तू देख रहा है ये क्या है? ये कोई आम इंसान की कब्र नहीं हो सकती। इसका साइज देख। इसे कब्र बनाकर सम्मान देने के लिए नहीं रखा गया है। इसे किसी खतरनाक चीज को कैद रखने के लिए बनाया गया है। चल यहां से, मैं 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा यहां। पर अयान पर जैसे इस वक्त किसी अनदेखी ताकत ने जादू कर दिया था। वो विहान की चिल्लाती हुई आवाज सुन ही नहीं रहा था। एक अजीब सी कशिश, एक खौफनाक मीठी आवाज जो सिर्फ अयान के दिमाग में गूंज रही थी। वो किसी रोगी की तरह बिल्कुल हिप्नोटाइज होकर धीरे धीरे उस ताबूत की तरफ बढ़ने लगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। इसे आजाद होना है विहान। खोल दे इसको, खोल दे। इसे सदियों की भूख लगी है। अयान, पीछे हट भाई। पागल मत बन, तू क्या कर रहा है? विहान अपना बैग फेंककर दौड़कर अयान को पकड़ने आगे बढ़ा, पर उससे 1 सेकंड पहले अयान ने ताबूत पर बंधी उस सबसे बड़ी जंग लगी जंजीर पर अपना हाथ रख दिया। जंजीर छूते ही लोहा आग जैसा गर्म हो गया। अयान का हाथ बुरी तरह जलने लगा। वो दर्द से चीख पड़ा, पर उसका हाथ उस लोहे से जैसे हमेशा के लिए चिपक गया था। वो हाथ हटा नहीं पा रहा था।
और तभी तहखाने की वो भारी पत्थर की जमीन भूकंप की तरह हिलने लगी। ताबूत के अंदर से एक ऐसी भयानक आवाज आई जो ना किसी इंसान की थी, ना किसी धरती के जानवर की। एक ऐसी रूह कंपाने वाली चीख जिसमें सैकड़ों सालों की भूख, तड़प और गुस्सा भरा था। उस ताबूत के लोहे में अंदर से बड़े बड़े मुक्के पड़ने लगे, जैसे कोई अंदर से लोहे को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। उस ताबूत के अंदर कैद वो रक्त पिशाच अब पूरी तरह जाग चुका था। तहखाने में गूंजती एक जोर की आवाज आई। भारी लोहे का ताला टूटकर जमीन पर गिर गया। मोटी जंजीरें जादू की तरह अपने आप ढीली पड़ने लगी और जमीन पर गिरने लगी। अयान का हाथ छूटा और वो झटके से पीछे जमीन पर जा गिरा। दोनों दोस्त डर के मारे पत्थर की मूर्ति की तरह सुन्न पड़ गए। उन्होंने देखा कि उस भारी लोहे के ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खिसक रहा है। ढक्कन थोड़ा सा खुला, दो चमकती हुई लाल आंखें बाहर आईं और एक बेहद सफेद रंग का हाथ जिसमें जानवरों जैसे लंबे काले नाखून थे, वो ताबूत से बाहर निकलकर जमीन पर टिका। वो सदियों पुराना श्रापित रक्त पिशाच अब अपनी कैद से आजाद हो चुका था। अयान और विहान जो मौत के सामने खाली हाथ खड़े थे, उनके साथ उस डरावनी हवेली में आगे क्या हुआ? क्या वो जिंदा बच पाए? और उस रक्त पिशाच का वो असली रहस्य क्या था जो सदियों से गांव वालों से छुपाया गया था? खौफनाक किस्से की इस डार्क महाकहानी का ये सिर्फ शुरुआती हिस्सा था। आगे जो होने वाला है वो आपको अंधेरे से डरना सिखा देगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले हिस्से का इंतजार करें।